जी, चैप्टर नंबर 6 है हमारा मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज। तो मर्चेंडाइजिंग मीन ऑल दोज एक्टिविटीज related to the sale and purchase of goods and services। ठीक है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, नॉर्मली गुड्स इसमें ज़्यादा आती हैं। तो दीज आर मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज। इसमें मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती मर्चेंडाइजिंग में, ठीक है, ये याद रखिएगा आप। सही है। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं कवर करने वाले, वो इसमें चैप्टर नंबर 6 में है। इसमें थोड़ा सॉरी टाइपो एरर है, मर्चेंडाइजिंग है ये, मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज। नंबर 1 हम सीखते हैं अकाउंटिंग साइकिल कैसे क्या होता है मर्चेंडाइजिंग कंपनी का। और फिर हम डिफरेंशिएट करेंगे नंबर 2 में मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज को मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज के साथ। नंबर 3 में हम करेंगे जी इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है मर्चेंडाइजिंग कंपनी की। ये थोड़ी सी डिफरेंट होती है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। और नंबर 4 में हम सीखेंगे कि अकाउंटिंग के रिकॉर्ड्स कैसे मेंटेन किए जाते हैं। उसके साथ उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज को दो सिस्टम्स फॉलो किए जाते हैं। एक कहलाता है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और दूसरा कहलाता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। एग्जिबिट ये 6.6 है, फिगर 6.6 इसको समझेंगे और लास्ट में इसको रिवाइज करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 हम अकाउंटिंग साइकिल देखते हैं मर्चेंडाइजिंग एक्टिविटीज का। जी, ऑपरेटिंग साइकिल की डेफिनेशन भी ये फर्स्ट लाइन में दी हुई है, आपको ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस थ्रू विच अ बिजनेस जनरेट्स इट्स रेवेन्यू एंड इट्स कैश रिसीट्स फ्रॉम कस्टमर्स इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग साइकिल। तो ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, जिसमें आप बिजनेस के रेवेन्यू को जनरेट करते हैं उन तमाम एक्टिविटीज को, ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। कौन सी? रेवेन्यू जनरेट करने वाली और उनकी कैश रिसीट्स जो कस्टमर से रिसीव होती हैं। और इस साइकिल को एक्चुअली 3 स्टेप्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला स्टेप आपके पास कैश होता है और इस कैश की मदद से आप इन्वेंट्री को परचेज करते हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, परचेज ऑफ मर्चेंडाइज लिखा हुआ है, ठीक है। सो आप सबसे पहला काम क्या कर रहे हैं कि इस कैश की मदद से आप इन्वेंट्री परचेज कर रहे हैं। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। और इन्वेंट्री परचेज करने के बाद आपने कैश की मदद से इन्वेंट्री परचेज की, दैट वाज द फर्स्ट स्टेप। इस इन्वेंट्री को आपने यूटिलाइज किया और उसको सेल आउट कर दिया। इन्वेंट्री को सेल किया तो आपके पास क्या जनरेट हुए? अकाउंट रिसीवेबल्स, ठीक है। और आपको पता है कि दुनिया के 90% बिजनेसेस सारे क्रेडिट पे चलते हैं। तो क्रेडिट का मतलब ये है कि जब आप कस्टमर्स को क्रेडिट सेल करते हैं ना, तो उससे अकाउंट्स रिसीवेबल जनरेट होते हैं, ठीक है। तो ये अकाउंट्स रिसीवेबल आपके पास जनरेट होंगे और फिर इन अकाउंट्स रिसीवेबल को विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कलेक्ट करते रहेंगे, तो आपके पास उतना कैश आता जाएगा। तो अकाउंट रिसीवेबल ऑटोमेटिकली उतने कम होते जाएंगे और आपका कैश इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द अकाउंटिंग साइकिल ऑफ अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी, ठीक है। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज लेट मी नो। जूम कर देता हूँ मैं। जी, तो हमारा इसमें डिफरेंस आ रहा है दो इनकम स्टेटमेंट्स का। नंबर 1 सर्विस कंपनी की इनकम स्टेटमेंट और सेकंड हमारे पास है मर्चेंडाइजिंग कंपनी इनकम स्टेटमेंट। मर्चेंडाइजिंग कंपनी वो होती है जो गुड्स को परचेज करके और फिर आगे सेल आउट कर देती है, ठीक है। तो सर्विस कंपनी क्या करती है, सिंपल रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं, तो आपके पास नेट इनकम आ जाती है, जो अभी तक हम पिछले चैप्टर्स में करते आए हैं। वो सारे रेवेन्यू सर्विस बेस्ड सारे बिजनेसेस थे, उसमें अब अपने रेवेन्यूज में से एक्सपेंसेस माइनस करते थे तो हमारे पास सीधी सीधी नेट इनकम आ जाती थी। अब है गुड्स को सेल करने वाली कंपनी। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आप गुड्स को सेल करेंगे और गुड्स को सेल करने के बाद आप उसमें से माइनस करेंगे जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसको कहते हैं सी, इसको शॉर्ट फॉर्म होता है CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सबसे पहले ये कॉस्ट है एक्चुअली, ऐसी गुड्स की कॉस्ट है जो कि सेल हो चुकी हैं, ठीक है। तो जितनी भी आइटम सेल हो चुकी हैं उनकी कॉस्ट आ गई है, सही है।
तो ऐसी आइटम्स जो सेल हो चुकी हैं, ये सारी की सारी उनकी कॉस्ट आ गई। ठीक है, ये इसको डायरेक्ट कॉस्ट भी कहते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, दिस इज द मेजर डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है, ये किसी भी चीज को बनाने की डायरेक्ट कॉस्ट आती है ये। तो सेल में से सबसे पहले उस चीज, वो जो चीजें आपने सेल आउट कर दी हैं उनकी कॉस्ट को माइनस कर दिया, मेजर कॉस्ट आपने सबसे पहले निकाल दी, माइनस कर दी। और बाकी आपके पास बचती हैं इसके बाद, इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आता है, दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में जी ओवर पी भी लिखते हैं। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट अभी ये है, ऐसा प्रॉफिट है जो अभी तक बिल्कुल प्योर प्रॉफिट नहीं है, इसमें से भी और भी चीजें माइनस होने वाली हैं, सो इट इज कॉल्ड ग्रॉस। क्लियर, ग्रॉस में से फिर आप माइनस करेंगे अदर एक्सपेंसेस। ये एक्सपेंसेस कौन से होते हैं? ये नॉर्मली इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं जो हम पढ़ के आए हैं, जिसमें से इंटरेस्ट एक्सपेंस आपका हो सकता है। ठीक है, और इंटरेस्ट एक्सपेंस के बाद एम्प्लॉयज़ का सैलरीज एक्सपेंस हो सकता है। सैलरी एक्सपेंस के बाद आपका रेंट एक्सपेंस हो सकता है, और आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हो सकता है, और इसके अलावा आपका टैक्स एक्सपेंस हो सकता है, और कोई भी मिससेलेनियस एक्सपेंसेस आपके हो सकते हैं। वो माइनस करेंगे सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और माइनस करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा, इट इज कॉल्ड नेट इनकम। ठीक है, इसको नेट इनकम। सो दोबारा रिवाइज कर देता हूँ। सर्विस सेक्टर की इनकम स्टेटमेंट बनाना जस्ट वेरी इजी। रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करें तो जस्ट नेट इनकम। जबकि गुड्स की सेल जो कर रहे हैं परचेज करके, जो मर्चेंडाइजर हैं, जो ट्रेडर्स हैं, उसमें से आप सबसे पहले सेल के जरिए रेवेन्यू जनरेट करते हैं, उस सेल में से माइनस करते हैं सीजीएस, यानी वो चीज़ें जो सेल होगी उनकी कॉस्ट, मेजर कॉस्ट। सबसे पहले ये डायरेक्ट कॉस्ट माइनस करते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, जिसमें रेंट एक्सपेंस, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, सर्विस एक्सपेंस, वेजेस एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस कोई भी आ जाते हैं, ये सारे माइनस करते हैं, इंश्योरेंस एक्सपेंस वगैरह, ये सारे माइनस करके तो आपके पास आ जाती है नेट इनकम। क्लियर? इसमें एनीबडी हैज अ प्रॉब्लम देन लेट मी नो। जी, हमारा थर्ड पॉइंट है आज का लर्निंग का कि हाउ टू मेक द इनकम स्टेटमेंट, हाउ टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट ऑफ अ मर्चेंडाइजिंग कंपनी। क्लियर? तो इसमें किस तरह से बनाई जाएगी जनाब, जो हम ऊपर सीख के आए हैं मर्चेंडाइजिंग की, सबसे पहले सेल्स आ जाएगी, ये $9 लाख की सेल है। ऊपर वही आएगा कंपनी का नाम, कंपनी के नाम के बाद इनकम स्टेटमेंट और डेट आएगी। ये तीन चीज़ें मेंशन करना बहुत ज़रूरी है आपके फॉर्मेट में। उसके बाद सबसे पहले सेल, जितनी आपकी टोटल सेल्स है, सेल्स में से आप सबसे पहले क्या माइनस करेंगे? CGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। वो चीज़ें जो बिक गई हैं उनकी कॉस्ट कितनी थी? 5,40,000। यानी जो 9 लाख की चीज़ें सेल हुई हैं, इसको बनाने में कितना खर्चा आया? इसको बनाने में 5,40,000 आपकी कॉस्ट आई है, वो माइनस कर दी। आपकी मेन डायरेक्ट कॉस्ट थी, याद रखिएगा, ये सबसे मेजर कॉस्ट है। इसको माइनस करने के बाद जो आंसर आए, इट इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ये आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इसमें से सारे बाकी एक्सपेंसेस आपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस माइनस कर देने। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कौन से होते हैं आपके? सबसे पहले आ रहा है वेजेस एक्सपेंस, $1,50,900। सेकंड नंबर पे आ रहा है एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 6,800। फिर उसके बाद नेक्स्ट है जी इंश्योरेंस एक्सपेंस 9,600। नेक्स्ट इज यूटिलिटीज एक्सपेंस विच इज 6,400। The next expense is office supplies expense, which is 1,700. Next expense is depreciation expense, which is 58,600. All these expenses, the sum of all these expenses is 2,34,000। तो इन सब के एक्सपेंसेस का सम किया आपने, और इसको फिर 3,60,000 में से माइनस कर दिया, सो यू विल गेट $1,26,000 एज इनकम बिफोर टैक्स। इसमें अभी से अभी तक आपने टैक्स माइनस नहीं किया हुआ, और टैक्स एक्सपेंस आप बाद में, ये भी आपको दिया होगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। मैं लास्ट लेक्चर में मैंने ये भी कहा था कि आप टैक्स एक्सपेंस डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे ये सारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो इनके नीचे आप एक आखिरी एक्सपेंस, टैक्स एक्सपेंस 36,000 का लिख के वो भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, तो वही आंसर सेम आएगा, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा। सो इट इज कॉल्ड नेट इनकम। सो नेट इनकम आके आ गई आपके पास $90,000। क्लियर? So this is the format of merchandising company income statement. Clear?
जी स्टूडेंट्स, ये हमारे 3 पॉइंट्स कवर हो चुके हैं। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल भी हमने देख लिया, मर्चेंडाइजिंग और मैन्युफैक्चरिंग, सॉरी दिस इज नॉट मर्चेंडाइजिंग वर्सेस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज की हमने इनकम स्टेटमेंट, ये हमने थोड़ा सा सिर्फ पढ़ा है कि मर्चेंडाइजिंग में और मैन्युफैक्चरिंग में क्या फ़र्क होता है। मैन्युफैक्चरिंग में एक्चुअली आप चीज़ों को मैन्युफैक्चर करके आगे सेल करते हैं। ठीक है, जबकि मर्चेंडाइजिंग में थोड़ा सा ये है कि ट्रेडर्स जो होते हैं वो चीज़ों को परचेज करते हैं और परचेज करके फिर उसको सेल आउट कर देते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन मर्चेंडाइजिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग। और फिर हमने ये भी सीखा कि दो तरह की इनकम स्टेटमेंट हमने सीखी हैं जो अभी तक बनाते हैं, वो सारी सर्विस सेक्टर से रिलेटेड थी। और उस सर्विस सेक्टर की इनकम स्टेटमेंट सिंपल बनती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। और जबकि मर्चेंडाइजिंग की इनकम स्टेटमेंट क्या बनती है, रेवेन्यू में से सीजीएस माइनस करते हैं और फिर उसके बाद सारे ऑपरेशनल एक्सपेंसेस हम माइनस कर देते हैं। तो ये हमने थर्ड पॉइंट में इनकम स्टेटमेंट बनाना भी सीखी मर्चेंडाइजिंग कंपनी की। अब इसी मर्चेंडाइजिंग कंपनी की अकाउंटिंग एंट्रीज को करना समझते हैं। इनके दो तरीके हैं, दो सिस्टम फॉलो किए जाते हैं दुनिया में, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम वर्सेस पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, इन एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए। तो let's look at these two systems and we will try to compare the entries of these two systems। ठीक है, हम डायरेक्टली एग्जिबिट अपनी एग्जिबिट की तरफ जाते हैं। एग्जिबिट 6.6, ये आपके पेज नंबर 255 पे शो हो रही है, एग्जिबिट 6.6। ठीक है, और इसमें ये एक बेसिक कंपैरिजन करके दिया हुआ है परपेचुअल और पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम का। ठीक है, तो ये एंट्रीज को कंपेयर करते हैं और साथ साथ सीखते हैं। ठीक है, बहुत आसान है, जिनको जर्नल एंट्रीज आती हैं उनके लिए बहुत ही आसान है, सिंपल एंट्रीज हैं, सिर्फ आपने फर्क समझना है कि क्या है। ठीक है, सिंपल जर्नल एंट्रीज हैं। ओके जी, नंबर वन, ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम आ रहा है और ये पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम आ रहा है आपके पास। ठीक है, इन दोनों की डेफिनेशंस आपको मेन थोड़ा सा फर्क बता दूं कि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम इज नोन एज कॉन्टिन्यूअस इन्वेंटरी सिस्टम। ठीक है, जबकि पीरियोडिक सिस्टम इज नोन एज इंटरवल सिस्टम। तो पीरियोडिक परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम में एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि हर ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड अप टू डेट रखा जाए। ठीक है, तो दिस कॉल्ड परपेचुअल सिस्टम। जबकि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हम अपने स्टॉक जो है हमारा, जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसको हर ट्रांजैक्शन के बाद अपडेट नहीं करते, बल्कि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में एक खास पीरियड के बाद जाके अपना जो रिमेनिंग स्टॉक रह जाता है उसको हम अपडेट करते हैं। तो दिस इज कॉल्ड पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। ठीक है, तो हम दोनों का फर्क वन बाय वन एंट्रीज के जरिए समझते हैं। जी, नंबर वन एंट्री है एक्वायरिंग मैन्युफैक्चरिंग मर्चेंडाइजिंग इन्वेंट्री। जब आप एक्वायर कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं, तो पहली एंट्री परचेज किया, दूसरी एंट्री सेल किया, बड़ी इजी है। जब आप परचेज करेंगे इन्वेंट्री को, तो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत अगर आपको वो क्वेश्चन कहता है तो आपने पहली एंट्री करनी है जी। कोई एंट्री आपने लेट्स सपोज इन्वेंट्री खरीदी है $10,000 की, तो आप यहाँ पे एंट्री करेंगे जी, इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट, 10,000 से डेबिट हो जाएगा। और अकाउंट्स पेबल या कैश, अगर आपने कैश पे कर दिया तो कैश क्रेडिट कर देंगे, अगर आपने फ्यूचर में पेमेंट करनी है तो फिर क्या आ जाएगा, अकाउंट्स पेबल आ जाएगा। तो ये भी 10,000 से क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप कोई चीज़ परचेज कर रहे हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत, वो आपको कह के जाएगा, सवाल दिया होगा और आपको ये कहा जाएगा कि इसी सवाल को आप परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम के तहत करें और उसी सेम क्वेश्चन को आप पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम के तहत करें। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में आप क्या एंट्री करेंगे, इसमें इन्वेंट्री को डेबिट किया था, इसमें किसको डेबिट कर दिया, परचेजेस को डेबिट कर दिया। तो परचेजेस और इन्वेंट्री तकरीबन सेम चीज़ ही है। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अकाउंट्स पेबल या कैश को क्रेडिट, यहाँ भी अकाउंट्स पेबल या कैश को क्रेडिट किया था, तो अगर आप कैश पे कर देते हैं तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप फ्यूचर में पेमेंट करेंगे तो अकाउंट्स पेबल विल बी डेबिट, विल कम ऑन द सॉरी क्रेडिट साइड। ठीक है, ये क्रेडिट साइड पे आपकी अमाउंट आ जाएगी, 10,000 या जितनी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ दोनों एंट्रीज में फ़र्क ये है कि यहाँ पे इन्वेंट्री का वर्ड यूज़ किया गया है परपेचुअल में, जबकि पीरियोडिक में परचेजेस का वर्ड यूज़ किया गया है। ठीक है, इसकी आगे जो आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्यों क्यों ये डिफरेंट वर्ड यूज़ किए गए हैं। सही है।
दूसरी एंट्री है सेकंड एंट्री, ये फर्स्ट एंट्री हमने परचेज की समझ ली। सेकंड एंट्री इज अबाउट सेल। जब भी आप कोई चीज़ सेल करेंगे तो सेल की एंट्री, अगर आप कैश पे सेल कर रहे हैं तो कैश डेबिट हो जाएगा, अगर आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो अकाउंट्स रिसीवेबल विल कम ऑन द डेबिट साइड। ये तो क्लियर है सबको, बड़ी इजी एंट्री है। और सेल्स विल कम ऑन द क्रेडिट साइड, सेल क्रेडिट साइड पे आ जाएगी। ठीक है, अब पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम के तहत इसको समझते हैं इस एंट्री को। दिस इज द सेम एंट्री इन द अंडर द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। तो अगर आप कैश पे सेल कर रहे हैं तो कैश डेबिट हो जाएगा, अगर आप क्रेडिट पे सेल कर रहे हैं तो अकाउंट्स रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा और सेल्स आपकी क्रेडिट हो जाएगी। सो बिल्कुल सेम एंट्री है जैसे हमने पीरियोडिक में किया। तो पीरियोडिक और परपेचुअल की एंट्री सेम है, कोई फर्क नहीं है इसमें, सेल की एंट्री। अब यहाँ पे सेल की ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। परपेचुअल में जब भी सेल होगी तो उसमें आप डबल एंट्री करेंगे, दो एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे, टू एंट्रीज को रिकॉर्ड करेंगे, ये याद रखिएगा। और जबकि पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में जस्ट वन एंट्री आएगी, सेकेंड एंट्री नहीं आएगी, उसने लिखा हुआ है नो एंट्री। ठीक है, याद रखिएगा ये नो एंट्री, सेकेंड एंट्री नहीं होगी। तो परपेचुअल में सेकेंड एंट्री क्या होगी, बड़ी आसान है, मैं बता देता हूँ आपको। आपने एक्चुअली परपेचुअल में मैंने बताया इट इज अ कॉन्टिन्यूस इन्वेंटरी सिस्टम, जिसमें आप इन्वेंट्री को हर ट्रांजेक्शन के बाद अपडेट करना होता है रिकॉर्ड को। ठीक है, जो एक्चुअल इन्वेंट्री की कॉस्ट है। तो इसमें आप सेकेंड एंट्री क्या करेंगे, सीजीएस डेबिट, सीजीएस आपका एक्सपेंस है, याद रखिएगा। तो एक्सपेंस जब भी ज्यादा होगा ये आपका डेबिट साइड पे आएगा। सीजीएस आपका एक्सपेंस है तो एक्सपेंस विल इंक्रीज। आपका एक्सपेंस सबसे बड़ा एक्सपेंस यही होता है, सीजीएस, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितनी चीजें सेल होगी एक्चुअली, ये जितनी चीजें यहाँ सेल हुई है ना उसकी एक्चुअल हम कॉस्ट को रिकॉर्ड कर रहे हैं। सेकेंड एंट्री का मतलब यह है कि जो चीजें चीजें सेल की हैं आपने, उसकी एक्चुअल कॉस्ट को रिकॉर्ड करना। लेट सपोज ये चीजें 10,000 की सेल हुई हैं और इसकी एक्चुअल कॉस्ट जो है लेट सपोज वो है 8,000। तो वो 8,000 से ये वाली इन्वेंट्री, ये वाली एंट्री को हम 8,000 से रिकॉर्ड करेंगे। मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि परपेचुअल में सेल की दो ट्रांजेक्शन होंगी, टू ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब इसका क्रेडिट साइड देख लें। इन्वेंट्री जो कि आपका एसेट था वो सेल आउट हो गया, इन्वेंट्री क्रेडिट कर देंगे, यानी आपका एसेट डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आपका एसेट डिक्रीज हो गया तो इन्वेंट्री क्रेडिट साइड पे आ गई। कितनी अमाउंट से, 8,000 से। लेट सपोज ये 8,000 की थी और लेकिन हमने इसको सेल कितने में किया था, 10,000 में। सही है, तो एक एंट्री पहली आ रही है सेल की अमाउंट से और सेकंड एंट्री हम रिकॉर्ड कर रहे हैं उसकी कॉस्ट को रिकॉर्ड करने के हवाले से। सो परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में दो ट्रांजेक्शन होंगी, जबकि पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में जस्ट वन ट्रांजेक्शन होगी। हम अपना इन्वेंट्री के रिकॉर्ड अपडेट नहीं करते यहाँ पे हर एंट्री के साथ। ठीक है, पीरियोडिक के तहत इसमें हम एट द एंड ऑफ द पीरियड, एक खास पीरियड, उसमें जाके हम इन्वेंट्री को अपडेट करेंगे। ये दो ट्रांजेक्शन हो गई हमारी। अच्छा जी, ट्रांजेक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 3 जी, 3 और 4 बहुत इजी है, इसको पहले समझ लेते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर थर्ड एंड फोर्थ। थर्ड ट्रांजैक्शन है आपकी सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स पेएबल टू सप्लायर्स। ये जो पहली एंट्री है ना अकाउंट्स पेएबल की, इसको आपने सेटलमेंट करनी है। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब अकाउंट्स पेएबल आपने ये इन्वेंट्री परचेज की और यहाँ पे परचेजेस को डेबिट किया, तो इसमें जब आपने पेमेंट कर दिया जाके खास अरसे के बाद, लेट सपोज ये दोनों ट्रांजेक्शन्स आपने क्रेडिट पे की थी, उधार पे, आपने जब जाके पेमेंट किया तो ये वाली थर्ड एंट्री हो जाएगी। ठीक है, ये थर्ड एंट्री क्या होगी जी, आपका अकाउंट्स पेबल यहाँ क्रेडिट था, यहाँ डेबिट साइड पे आ जाएगा और कैश आपसे चला जाएगा। आपकी अकाउंट सेम एंट्रीज है दोनों में। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं है। तो अकाउंट्स पेबल आपकी लायबिलिटी कम हो गई है एक तरफ, तो लायबिलिटी डिक्रीज कर गई और दूसरी तरफ आपका एक एसेट भी डिक्रीज कर गया। इधर भी सेम है, आपकी अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएगा, आपकी लायबिलिटी डिक्रीज कर गया और कैश आपका एसेट है, आपका एसेट भी डिक्रीज कर गया। ठीक है, तो जब ये अकाउंट्स पेबल है ये आप पे कर देंगे, जो दोनों साइड पे आप ऊपर देख रहे हैं ये पेमेंट कर देंगे, तो अकाउंट्स पेबल दोनों डेबिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, और कैश आपसे चला जाएगा, कैश क्रेडिट हो जाएगा। इट्स वेरी सिंपल एंट्री। ठीक है, और नंबर 4 ट्रांजेक्शन है, ये नंबर 3 समझिए हमने। अब नंबर 4 ट्रांजेक्शन समझते हैं, कलेक्शन फ्रॉम क्रेडिट कस्टमर्स। कस्टमर से आप कलेक्शन कर रहे हैं, ये वाली अब ये ट्रांजेक्शन रिलेटेड है, ये अकाउंट रिसीवेबल मैं हाईलाइट कर रहा हूँ।
ये जो आपने सेल की थी ना, लेट सपोज अगर ये आपने क्रेडिट पे सेल किया तो अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हुआ है ना, तो पॉइंट नंबर 2 में ये जो अकाउंट रिसीवेबल जनरेट हुए हैं इनको आप कलेक्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स आपको दे के जा रहे हैं पैसे, तो आपके पास जब पैसे आएंगे कैश आपका डेबिट हो जाएगा, यानी एसेट इंक्रीज कर जाएगा, और एक एसेट अकाउंट्स रिसीवेबल डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, सेम इज द केस विद पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम, इसमें भी आपकी सेम ट्रांजेक्शन है, कोई फर्क नहीं है। ठीक है, इन दोनों की सेम ट्रांजेक्शन है। तो कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर करेंगे कैश अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, इसमें भी सेम आएगा, कैश अकाउंट डेबिट और अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट आ जाएगा। क्लियर? तो ये 4 ट्रांजेक्शन हमने, मैं रिवाइज कर देता हूँ ये मैं, और फिर हम आगे 5वीं ट्रांजेक्शन की तरफ चलते हैं। लेट मी रिवाइज। नंबर 1, हमने जब एंट्री परचेज की, इन्वेंट्री परचेज की, तो इसमें हुआ सर मेरे एक सवाल तो जी जी पूछिए। हेलो जी, फर्स्ट एंट्री किससे रिलेटेड है? परचेज से रिलेटेड, इन्वेंट्री डेबिट और अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। जबकि इधर क्या होगा, सिर्फ परचेजेस डेबिट हो गया लेकिन अकाउंट्स पेबल क्रेडिट हो गया। सेम है, ये एंट्री बिल्कुल सेम है, सिर्फ यहाँ पे इन्वेंट्री का वर्ड आ रहा है, यहाँ परचेज का, और कोई फर्क नहीं है। ठीक है, सेकंड, सेम ट्रांजेक्शन में जब सेल होती है तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होता है और सेल्स क्रेडिट होती है, दोनों की सेम ट्रांजेक्शन है, कोई फर्क नहीं है। तीसरी ट्रांजेक्शन, जब आप ये जो अकाउंट्स पेबल थे पहली एंट्री में, जो सेकंड वाली हमने समझ ली, थर्ड वाली में क्या होती है, ये जो अकाउंट्स पेबल थे इनको अगर आप पेमेंट कर देते हैं खास अरसे के बाद, तो अकाउंट्स पेबल डेबिट हो जाएंगे और कैश आपसे चला जाएगा। इट्स वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। जिनको बेसिक एंट्रीज आती है उनके लिए तो ये कोई मुश्किल ही नहीं है, ये तो जस्ट बेसिक एंट्रीज हैं, बेसिक, कि कैश रिसीव कर लिया, कैश पे कर दिया। नंबर 4 पे आप ये जो कस्टमर्स को आपने सेल की थी सेकंड ट्रांजेक्शन में, वो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट किया था, तो इन कस्टमर से अगर आपको कलेक्शन आ गई है तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएंगे। इन चारों ट्रांजेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो किसी को समझने में? देखो चारों ट्रांजेक्शन सिर्फ सेम है, सिर्फ एक फर्क ये आया कि जो सेकंड नंबर वाली ट्रांजेक्शन है ना, सेकंड ट्रांजेक्शन में इसमें डबल एंट्रीज होंगी परपेचुअल के तहत, बस ये फर्क है, बाकी चारों सेम है। ठीक है, बाकी चारों ट्रांजेक्शन सेम है, सिर्फ सेकंड ट्रांजेक्शन जो सेल वाली है उसमें परपेचुअल के तहत 2 ट्रांजेक्शन होगी। एक होगी सेल की वैल्यू से, मैंने कहा था लेट सपोज के 10,000 की आइटम आपने सेल की है 10K की, जबकि उसकी एक्चुअल अमाउंट कितनी थी, 8,000 थी, तो 8K से आप क्या करेंगे, एक्चुअल से ये वाली एंट्री कर देंगे, और बाकी दोनों सेम ट्रांजेक्शन है, ये भी 10,000 से है, इस तरह भी 10,000 से है। इस तरफ सेकंड ट्रांजेक्शन नहीं करेंगे, उसने लिखा हुआ नो एंट्री बस। तो पहली परचेज की है, दोबारा पढ़ रहा हूं, पहली परचेज की ट्रांजेक्शन, सेकंड सेल की ट्रांजेक्शन, थर्ड है जो आपने परचेज की थी ना क्रेडिट पे, उसकी कलेक्शन आ गई नंबर 3 में, और नंबर 2 में कस्टमर्स, नंबर 3 में आपने पेमेंट की है। ठीक है, नंबर 3 में आपने पेमेंट की है, नंबर नंबर 4 में आपने क्या किया, कस्टमर से रिसीव कर लिए पैसे बस। तो फर्स्ट ट्रांजेक्शन मिल रही है नंबर 3 के साथ, जिसमें आप पैसे पे कर रहे हैं सप्लायर को जो आपने उधार पे चीजें ली थी, और फोर्थ ट्रांजेक्शन में जाके आप उन कस्टमर से पैसे रिसीव कर रहे हैं जो आपने सेकंड ट्रांजेक्शन में सेल की थी। तो इन चारों को समझने में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो। सर सेकंड वाले में आपने बता दिया, उसमें पूछ रहा था। ठीक है, और